अब मैं ये सोच रही हूँ कि जितना टाइम वेस्ट मैंने पूजा पाठ ये वो में की, और अभी अगर वही टाइम में अभी मुझे काम करने में भी कुछ कहीं जगह कठिनाइयाँ हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं सोचती हूँ कि काश अगर उस समय अगर वो चैप्टर पढ़ ली रहती ईमानदारी से और अच्छे से, पूजा पाठ में दिमाग लगा के नहीं, और पढ़ाई कर लेती, तो आज वो मुझे काम आता लाइफ में। 24 जून अभी को मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया तो मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया। अब मैं कैसे करूँगा, ये सब सोचने लगे कि अब तो ये इसका डगमगा जाएगा। लेकिन अगर मेरी ऐसी पत्नी नहीं होती, अगर ये मेरे साथ नहीं होते, तो शायद मैं यहाँ आज नहीं रहता। इतना इन्होंने मेरा सपोर्ट किया, इतना सेवा की, इतना मतलब कि हमको फील नहीं होने दिया कि आप 14 में मेरी बाबू हो गई, मार्च में बाबू हो गई, बड़ी वाली बेटी ही है। और बेटी को देखकर मैं बहुत खुश हो गई कि मुझे जितना स्ट्रगल करना पड़ा, मैं इसको स्ट्रगल इतना नहीं करने दूँ, और सारा सुविधा देके जो ये बनना चाहिए से जो बच्चे को मिलता है कि 100 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया करके उसको कलेक्ट करके मैंने पैसा रखा था और उसी से फॉर्म भर दिया। इसके बाद फिर मेरा हो गया तो सब लोग को खुशी हुआ। बड़ी एक दीदी थी जो कि इंटर में थी, किसी तरह से संघर्ष करके वो भी इंटर तक पढ़ी थी, और किसी कारण बस उनका डेथ हो गया। और इसके बाद डेथ होने के बाद सब लोग कहने लगे कि नहीं, ये लड़की ही है, वो भी इंटर तक पढ़ी इसीलिए डेथ कर गई है, और अब इनका भी आगे नहीं बढ़ाना सही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं बिहार के सीतामढ़ी में, और मैं आपको आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगी जिसने कि बिहार में पनप रही रूढ़िवाद, परंपराओं, पाखंडवाद और अंधविश्वास को कुचेलकर और खासकर उसको धराशाही करके आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंची है। अगर उनको व्यक्ति सुनेंगे, जानेंगे, तो कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से बिहार का हम सिनेरियो उठाकर देखें तो बिहार में बहुत ज़्यादा पाखंडवाद है, जहाँ खासकर परंपराओं के तहत लड़कियों को मात्र 11-12 साल की उम्र में विवाह कर दिया जाता है। लेकिन वहीं पर मेरे साथ में जो शख्सियत है, उन्होंने इन सभी परंपराओं का त्याग किया और समाज से एक लोहा लेते हुए वो सफलता के शिखर पर पहुंचे। तो आइए रूबरू कराती हूं मैं उस शख्सियत से। मैडम, स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ में। थैंक यू मैम। पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी और संक्षिप्त में थोड़ा परिचय बताएं अपना। मैं रेणु कुमारी भागलपुर ज़िले से हूँ, और अभी मैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक हूँ। साथियों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बैंक प्रबंधक है उसका मीनिंग शायद नहीं समझते होंगे, लेकिन इंग्लिश में इसको बैंक मैनेजर कहते हैं। तो मैडम, जिस तरह से आपके जीवन का संघर्ष रहा, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें हमारे दर्शकों के लिए। लड़कियों के जीवन में तो बहुत सारे संघर्ष होते ही हैं, और ख़ास करके बिहार में लड़कियों को बहुत ही कमज़ोर समझा जाता है, और शादी के बाद तो और भी इनको इतना कमज़ोर समझा, घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता है। उसी में से जब मैं बचपन में छोटी थी तो उसमें पढ़ाई के लिए तो गांव में देखते थे तो कोई पढ़ती नहीं थी। 6-7 तक हुई तो बहुत हो गया। मेरी ही बैच की लड़की सब 6 में शादी हो गई थी। और मेरे पापा एक कर्मचारी थे, प्यून जिसको बोलते हैं, वेलफेयर कल्याण विभाग में प्यून थे, और आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी, और मेरा गांव भी इतना रूरल एरिया में था कि वहाँ पढ़ने लिखने का मतलब कि बहुत सारे ऐसा कोई साधन ही नहीं था पढ़ने के लिए। स्कूल भी थे तो बहुत ही टूटे फूटे थे, वहाँ पर कोई जाता नहीं था। बाढ़ पीड़ित आ गया तो उसमें गाय भैंस बकरी जो होता है बिहार का वो सब रहता था, लेकिन लड़कियाँ लड़के कोई भी जाता नहीं था। इतना बैक रहने के बाद भी मेरे पापा बोले कैसे तुम पढ़ना चाहती हो। हम हमेशा जो है कोई न कोई पेपर लेके या कोई कॉपी लेके या ज़मीन पे लिखते उखते थे। तो पापा को लगा कि इसको लगता है पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो पापा बोले कैसे चलो तुमको एक जगह लेके जाते हैं। जहाँ मेरे पापा झारखंड में साहेबगंज ज़िले में वेलफेयर डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, तो वहाँ पर लेके गए हमको। तो वहाँ पर देखें, सबसे पहले पापा हमको ऑफ़िस में ही लेके जाते थे, तो देखने में अच्छा लगता था कि किस तरह से ऑफ़िस में बैठ के सब लोग जो है कि आराम से जॉब करते हैं, और इतना आराम से लिखने पढ़ने वाला काम बहुत ही अच्छा लगता था हमको बचपन से ही। तो घर आने के बाद भी शाम में मेरे बड़े पापा थे जो साथ में ही रहते थे, तो
उनकी बेटी थी तो 8 क्लास में ही शादी कर दी गई थी, जो कि उनको पढ़ाई लिखाई से उतना उनको कोई मतलब नहीं रहा। तो शाम में जब हम लोग इकट्ठे होके बैठते थे तो बड़े पापा मेरे बोले कि अच्छा एक कंपटीशन करते हैं कि कौन पढ़ने में ज़्यादा तेज़ है, इसके थोड़ा जांच करते हैं। तो सब लोग जो है गांव में हम ये बैलगाड़ी ज़्यादा देखते थे, तो सब लोग बोले जिसको जो अच्छा लगता है, जो जिस पे लिख सकता है उसी पर तुम लोग एक ऐसे लिखो। तो उसमें मैं एक बैलगाड़ी पर ही ऐसे लिखी और इतने सुंदर से लिखी, इतना अच्छा से लिखे कि सब बोले क्या नहीं इसको पढ़ने में अच्छा लग रहा है और इसको आगे पढ़ाना है। उसी समय मेरा एडमिशन वहीं पर करा दें, जो कि दोबारा हमको गांव आने का मौका नहीं मिला। तो इसके बाद फिर वहीं पर हम शिफ्ट हो गए, बड़े पापा के ही पास रहने लगे। तो 7 तक तो वहीं 7 8 में जब मैं 8 9th में गई तो हमसे बड़ी एक दीदी थी जो कि इंटर में थी, किसी तरह से संघर्ष करके वो भी इंटर तक पढ़ी थी और किसी कारण बस उनका डेथ हो गया। और इसके बाद डेथ होने के बाद सब लोग कहने लगे कि नहीं ये लड़की ही है, वो भी इंटर तक पढ़ी इसीलिए डेथ कर गई है और अब इनका भी आगे नहीं बढ़ाना सही नहीं है और इसको भी जो है आप शादी कर दीजिए। मैडम, जिस तरह से अभी आपने बताया कि जो आपकी सिस्टर है इंटर में गई और फिर उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसको पाखंडवाद से या जिस तरह से अंधविश्वास है उससे जोड़ के देखा कि लड़कियां पढ़ेंगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसी तरह से आपको भी रोकने का प्रयास किया गया। जी, ये तो सही है कि मुझे भी रोकने के लिए बहुत प्रयास किया गया, परिवार के तरफ से, समाज के तरफ से, हर तरफ से को रोका गया। कि गांव में ये भी होता है कि बूढ़ा बुजुर्ग जब ज़्यादा वृद्ध हो जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं इनकी शादी देख लेंगे तब मरेंगे, ऐसा भी है, रीति रिवाज है हमारे बिहार में। तो दीदी तो मेरी मतलब कि चाहती थी कि कुछ बनेंगे और ये चीज़ जो है कि किसी को भी फैमिली में किसी को नहीं अच्छा लगा कि लड़कियां जॉब करेगी, ये करेगी, वो करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की को मेन है कि पढ़ाई से रोकने के लिए था। जबकि मेरे घर में बड़ी दीदी जो थी कि मेरी नन मैट्रिक में ही शादी कर दी गई थी और उनका भी सबका कहना था कि इनका भी मैट्रिक कम से कम मैट्रिक करके शादी करें, लेकिन उनका इच्छा था कि इसे हम जॉब करेंगे। तो डेथ करने के बाद तो फिर मुझे भी रोका गया। तो मैं रोने लगी, बहुत रोने लगी, अपने पापा के पापा को पकड़ के रोने लगी। तो मेरे पापा बोले कैसे तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ हम हैं। यही है कि माता पिता जो है सच में भगवान के रूप में होते हैं और बच्चे को नस नस से जान जाते हैं कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो बहुत अच्छी सी तरह से जान जाते हैं। और पापा हमको पकड़ के गले लगाएं, इसके बाद बोले कि तुम जहाँ पढ़ोगी जैसे कहोगी वैसे हम करेंगे। सारी दुनिया एक तरफ, सारे समाज, सारे परिवार एक तरफ और मेरे पापा मेरे साथ थे और जिसके कारण कि स्ट्रगल तो मेरे वहीं से शुरू हो गया। पापा ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया आपको। वहाँ से स्ट्रगल मेरा शुरू हो गया। तो इसके बाद मैं किसी तरह से मैट्रिक पास की। मैट्रिक पास करने के बाद एक बार मैं ये पॉलिटेक्निक का निकला था तो उसमें मैं फॉर्म भरी तो बहुत ही अच्छे रैंक से मैं पास हो गई, 4th रैंक था, एडमिशन भी हो गया था। लेकिन वहाँ हॉस्टल नहीं मिलने के कारण मुझे वहाँ रखा नहीं गया, इसलिए कि लड़की है बाहर कैसे रहेगी और वहाँ उसको बाहर नहीं रहना है, इसीलिए वहाँ से मेरा किसी तरह एडमिशन किया हुआ वापस लेके या वापस घर ले आए। तो इसके बाद फिर मैं रोने लगी, 2-3 दिन तक तो बहुत ही उदास रही। फिर एक बीबीए का फॉर्म निकला, चुपके से मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती थी और न्यूज़पेपर देखती थी क्योंकि पढ़ने लिखने का मुझे बहुत शौक़ था बचपन से ही। तो वहाँ से फिर न्यूज़ में देखें कि बीबीए का, तो बीबीए क्या होता है और मेरे उस जिस ज़िले में रहती थी उस ज़िले के नज़दीक में मेरा वो ज़िला था भागलपुर और साहेबगंज में मैं रहती थी। और भागलपुर ज़िले में से ही निकला था कि नज़दीक में जाना पड़े, नज़दीक में भी रहना पड़ेगा और परिवार का भी बात रह जाएगा और मेरा भी इच्छा पूरा हो जाएगा। तो हम भागलपुर से ही निकला तो उसमें भी मैं इंट्रेंस एग्ज़ाम दी अपने फ्रेंड के लोग के साथ ही। किसी तरह से जो बच्चे को मिलता है कि 100 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया करके उसको कलेक्ट करके
मैंने पैसा रखा था और उसी से फॉर्म भर दिया। इसके बाद फिर मेरा हो गया तो सब लोग को खुशी हुआ कि चलो अच्छा है। मेरे भाई भी बहुत हुआ कि चलो कम से कम तुम जो चाहती थी वो पूरा हो जाएगा। मेरे पापा भी बहुत खुश हो गए, गले लगा लिए, मिठाई विठाई सब खुशी हो गया। तो एडमिशन तो हो गया। तो अब मेरे बड़े पापा लोग भी परिवार के लोग भी समझने लगे कि नहीं, अब इसको रोकने से भी नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि मैट्रिक इंटर भी ये निकाल ली, अब ग्रेजुएशन की बात है। तो ग्रेजुएशन में तो इसको किसी भी हालत में नहीं रोक सकते हैं। तो ग्रेजुएशन भी मैं उसमें भी मेरा 48 रैंक आ गया इंट्रेंस एग्ज़ाम में। एसएम कॉलेज से मैं हूँ, एसएम भागलपुर एसएम कॉलेज से। तो उसमें भी मेरा एडमिशन हो गया बीबीए में। तो बीबीए में एडमिशन वहाँ भी बहुत सारी समस्या आई एडमिशन के तौर पे, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि सोच भी नहीं सकते थे हम लोग कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो फिर भी मेरे फ्रेंड के मम्मी पापा शिक्षक थे, मम्मी भी उसकी शिक्षक थी। उससे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिला कि जब वो कर सकती है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उन लोग का भी बहुत सहयोग रहा। और इसके बाद मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पर। और फर्स्ट ईयर में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ जब हॉस्टल भी मिला, वहाँ रहने के लिए भी बहुत मतलब कि अच्छा सुविधा भी मिला। हमको तो पढ़ना था, कहीं हमको खाने पीने रहने से हमको एसी कूलर का कोई शौक़ नहीं था, क्योंकि हमको पढ़ने का शौक़ था, कुछ करने का शौक़ था। तो हॉस्टल में रह गई। इसके बाद फिर तब सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए मेरा थोड़ा सा फिर दिक्कत हो गया कि एडमिशन फ़ी वगैरह चाहिए रहने के लिए। तो मात्र 500-1000 रुपया मिल जाता था उस समय, तो बहुत था पॉकेट खर्च। तो वहाँ से फिर दिक्कत हुआ। तो एक बार न्यूज़ बन, मेरे पापा वेलफेयर में, तो पापा से मैं पूछी कि पापा कोई गवर्नमेंट के तरफ से कोई सुविधा नहीं है? तो पापा बोले हाँ वेलफेयर में है। तो मैं पता कि अपने डिपार्टमेंट में जाके कि नहीं है, अगर किसी अदर स्टेट की लड़की अगर दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाई करती है तो जहाँ की वो लड़की है वहाँ की गवर्नमेंट उसको सारा खर्च देती है। तो सच में मुझे मिला। 3 साल तक मेरा बीबीए फर्स्ट डिवीज़न की और मेरा पास आउट हो गया। वहाँ से निकलने के बाद तो ऐसा नहीं है कि तुरंत जॉब ही हो जाए, ग्रेजुएशन करने के बाद थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं सोचने लगी अब तो ग्रेजुएशन भी हो गया है और इतना अच्छे वोकेशनल डिग्री ले ली मैंने, शादी तो हो ही जाएगी, क्योंकि बिहार में ये इतना प्रचलित नहीं था, नॉर्मल ग्रेजुएशन लोग करते हैं। मेरा तो वोकेशनल कोर्स था। तब वहाँ से निकले तो पापा लोग बोलने लगे कि अब संतुष्ट हो? तो बोले पापा नहीं, हम संतुष्ट नहीं, हमको जॉब करना है। तो बोले जॉब करने के लिए तो अपने ही फ्रेंड सर्किल में ही पता चला कि नहीं, इसके बाद एमबीए करना है। सेमिनार वगैरह होता था कॉलेज में। तो एमबीए के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मैट कैट होता है। तो मैं दोनों भरी तो कैट में तो क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन मैट में कर गई। तो सब जगह से कॉल लेटर आया। लेकिन एमबीए के लिए थोड़ा सा कॉस्टली है और मेरा एम्बिशन भी वही था। तो कॉस्टली जिसके वजह से मैं वहाँ तक पहुँचने में एकदम हमेशा असमर्थ रही। कभी अपने लक्ष्य को देखती थी तो कभी अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखती थी कि मेरे पीछे छोटे भाई बहन हैं। तो अगर जब मैं ही इतना खर्च कर दूंगी पढ़ाई लिखाई में, तो फिर मैं तो लड़की हूँ। कभी कभी ये भी दिमाग में आ जाता था लड़की को लेके कि शादी कर देंगे तो हो सकता है कि हम उस वहाँ ससुराल से हम यहाँ इन लोग को मदद नहीं कर पाएँ। तो हम तो पढ़ लेंगे, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन जो हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, वो पिछड़े रह जाएंगे। हमेशा ये चिंता हमेशा सताते रहता था। तब मैंने मैट का एग्ज़ाम दिया तो कॉल लेटर पढ़ा। तो कॉल लेटर बहुत सारे कॉल लेटर को एक एक करके देखी, तो उसमें स्कॉलरशिप का भी सुविधा था। तो जिसकी वजह से मैं बेंगलोर चली गई स्कॉलरशिप के लिए। तो स्कॉलरशिप में सारी फ्रेंड लोग भी जा रही थी, तो उसमें हम भी गए। पापा से घर में पूरा एकदम लड़के, लेकिन मेरे पापा साथ में थे तो बहुत मेरा हिम्मत था कि हम कहीं कुछ नहीं होगा। इसके बाद मैं चली गई, वहाँ भी बहुत दिक्कत हुआ। तो एक बार कॉलेज में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दी, उस समय भी मैं क्वालिफ़ाई कर गई। क्वालिफ़ाई करने के बावजूद भी उसमें जो है ना 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा लग रहा था। तो 5 लाख रुपया अगर हम घर से डिमांड करेंगे तो 5 लाख रुपया मायने रखता है हमारे परिवार के लिए। तो मैं सोची कि अगर 5 लाख रुपया में पापा को फिर भी मैं हौसला दिलाई कि से पापा अगर जब 5 लाख रुपया आप देते हैं तो इसके बदले मैं आपको 50 लाख रुपया दूंगी। लेकिन फिर भी जो है पापा समाज के दबाव के कारण जो है ना हाँ नहीं भर पाए।
जिसके वजह से कुछ दिक्कत हुआ तो गांव के समाज के लोग भी, कभी होता था कि पैसा पापा को मंथली नहीं मिल पाया तो पापा दूसरे जगह से मांगने के लिए चले जाते कि हमको ब्याज पे भी दे दो पैसा। तो लोग ये ताना मारते थे कि जब बेटी को पढ़ाने का औकात नहीं तो पढ़ाते क्यों हो। तो ऐसा भी बहुत जगह हुआ। तो पापा बोलने कि ठीक है, तुमसे हम पैसा नहीं लेंगे। तो पापा किस तरह अरेंज करके हमको वहाँ तक पैसा भेज दिए और वहाँ पर देखे कि पैसे के कारण हमको वहाँ से लौट के आना पड़ा। लौट के आए तो पापा को बोले कि पापा हम बैठ के नहीं रहेंगे, क्योंकि बैठ के नहीं रहें तो एक साहेबगंज फिर मैं वापस वहीं पर चली गई। बड़े पापा भी मेरे डेथ कर गए। उसी बीच में जब मैं बेंगलोर गई तो टेंशन में आके मेरे बड़े पापा भी डेथ कर गए। अब मेरा कोई भी सपोर्ट के लिए नहीं है, मेरे बस मेरे पापा रहें। तो बड़े पापा भी सपोर्ट करते थे। अब मेरे पापा बच गए तो मेरे पापा तो अब बोलने लगे अब करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पापा को बोले पापा आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको शादी क्या टेंशन है ना, आप शादी लगाइए, लेकिन हमको अभी 2 साल आपको हम टाइम देते हैं। 2 साल टाइम देते हैं, इस 2 साल में जो है ना आपको जो करना है कीजिए, लेकिन 2 साल हम घर में बैठ के नहीं रहेंगे। तो वहीं पर एक LCC कंप्यूटर सेंटर है साहेबगंज में, तो वहाँ पर मैं बचपन में ही कंप्यूटर सीखने जाती थी। तो वहाँ पर सर से बात किए, उत्तम सर नाम है, उत्तम सर से बात किए तो सर बोले कि कोई बात नहीं, तुमको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे तो तुम मेरा क्लर्क के ग्रेड में तुम काम भी कर लो और तुमको अगर पढ़ने का मन है तो तुम पढ़ाई भी कर लो। तो सर मुझे 3000 रुपया महीना के लिए बोले 3000 रुपया महीना तुमको देंगे, उसी में तुम जो करो। तो अपने तरफ से भी सर ने बहुत मदद की। इसके बाद फिर जिस सर बोले क्या अब क्या करें, MBA का तो शौक़ था, MBA के लिए डिस्टेंस में भी उतना पैसा मेरे पास नहीं था जो कि हम डिस्टेंस में भी कर सकें। तब मैंने PGDCA का अप्लाई कर दिया कि बैठे बैठे दोनों काम हो जाएगा। तो PGDCA भी मेरा कंप्लीट हो गया और 2012 में ही मेरी शादी भी फाइनल हो गई, जो कि मेरे हस्बैंड हैं खड़े हैं। और इतना पापा को भी बोल दी थी मैंने कि मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जो जॉब में नहीं है, डिग्री सफिशिएंट हो, जो कि मुझे भी समझे और मैं भी उसको समझ सकूं। तो दोनों का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। अब इसके लिए अब किसको धन्यवाद दें अब नहीं पता है। तो मतलब आपकी जो बाकी पढ़ाई है वो शादी के बाद हुई और नौकरी भी शादी के बाद हाँ, लगी? पढ़ाई तो मेरा वहीं तक ही रहा। जी। हाँ, इसके बाद फिर मैं जॉब के बात कही इनसे कि मुझे जॉब करना, ये भी बोले कि ठीक है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो आपका एम्बिशन है वो पूरा हम करेंगे। तो खुशी से तो आंसू आ गए थे, अच्छा भी लगा। जो होता है कि रात में सुहाग रात में लोग मतलब कि यही सब हम लोग डिस्कस किए, एक दूसरे से प्रॉमिस किए कि हम आपका साथ देंगे, आप मेरा साथ दीजिए। क्योंकि मेरा ससुराल और मायके दोनों 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और समाज मतलब कि वही है, जो वहाँ समाज था वही समाज मेरा भी था, यहाँ भी था। तो यहाँ से मेरे ससुर जी जो अब तो डेथ कर गए हैं, वो भी बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। तो बोले ठीक है ये पढ़ेगी तो हम पढ़ाएंगे। मतलब आपके ससुराल वालों ने आपको पढ़ाया? हाँ, इसके बाद फिर आगे तो बोले कैसे ठीक है इसके लिए क्या करना होगा। मेरे हस्बैंड पटना में रहते थे, तो फिर वहाँ से बोले ठीक है तुम ये फॉर्म, MBA के लिए भी बहुत ट्राई किए। तो MBA के लिए यहाँ की मेरी एक बाबू थी जो कि होने वाली थी 7 मंथ की थी, जन्म नहीं ली थी, मतलब कि पेट में थी। तो अब कैसे बाहर जाना मुश्किल था मेरे लिए, तो वहाँ से ये गाइड किए। यहाँ से घर में फिर मेरे फादर इन लॉ थे और जेठ जी थे, बड़े भैया ऑडिटर में थे डिफेंस में, और मेरे मंझले भैया टीचर थे। उन लोग का भी बहुत अच्छा गाइडलाइन रहा और उन लोगों ने बोला नहीं अगर ये पढ़ना चाहती है, बनना चाहती है तो इसको बनाइए। और मुझे कहीं से भी रुकना नहीं पड़ा, बशर्ते कि हम घर संभालते हुए बच्ची को संभालते हुए मैंने पढ़ाई भी कर ली। भागलपुर में मेरा एडमिशन भी करा दिए कोचिंग में। जैसे एडमिशन कराई, हम दोनों आदमी एक ही बैच IBPS कंप्लीट कर लिए। इसके बाद फिर फर्स्ट बैच में इनका इंटरव्यू हुआ तो ये सक्सेस हो गए। सेकेंड राउंड में मेरा हो गया, एक साथ ही दोनों एक साथ हो गए। इसके बाद जब ये तो अप्रैल में ज्वाइन किए
और मैं सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरी बेटी का जन्म जो 13 में शादी हुई, 12 में फाइनल हुआ, 13 में शादी हुई और 14 में मेरी बाबू हो गई। मार्च में बाबू हो गई, बड़ी वाली बेटी ही है। और बेटी को देखकर मैं बहुत खुश हो गई कि मुझे जितना स्ट्रगल करना पड़ा, मैं इसको स्ट्रगल इतना नहीं करने दूँ और सारा सुविधा देके जो ये बनना चाहेगी वही बनाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी है संघर्ष, और संघर्ष जिस तरह से मैडम ने किया है वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। और अक्सर हम सुनते हैं कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि एक कामयाब महिला के पीछे पुरुषों का हाथ भी होता है। जिस तरह से बताया मैडम ने कि चाहे उनके पिताजी की बात करें, बड़े पापा की बात करें, या फिर ससुराल पक्ष में उनके ससुर की बात करें, उनके जीवन साथी की बात करें, या जो जेठ देवर रहे हैं, उन्होंने मतलब हर तरह से इनका सहयोग किया है और सहयोग का ही नतीजा है कि वो आज बैंक मैनेजर है। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में मैम के जीवन साथी भी है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूँगी। सर, जिस तरह से अभी मैम ने बताया, पहले तो आपका नाम बताएं हमारे दर्शकों को। धन्यवाद। मेरा नाम भजनानंद रजक है और मैं वर्तमान में सीतामढ़ी के रायपुर शाखा में शाखा प्रबंधक हूँ। और अभी हम लोग दोनों साथ ही रहते हैं और मैडम मुजफ्फरपुर ज़िला के पितोजिया ब्रांच मैनेजर हैं। सर, जिस तरह से हमने देखा और सुना, जो यहाँ पर पुरुषों की सोच रही, खासकर महिलाओं की भी है कि कहीं ना कहीं महिला को 12 साल के बाद विवाह कर दिया जाता है, और बहुत सारी यहाँ पर रूढ़िवादी परंपराएं हैं, पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, लेकिन उन सब से ऊपर उठकर आपने अपनी पत्नी का साथ दिया। तो ये चीज़ें कहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिला कि इनको आगे पढ़ाया जाए और इनका जो सपना है वो पूरा किया जाए? जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने इनका बायोडाटा पढ़ा तो देखे बायोडाटा में बहुत अच्छा था, इनका हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा था और बायोडाटा भी बहुत अच्छा था। तो मैंने इनसे फ़ोन से बात किया कि आपको करना क्या है, तो इनका एक ही शब्द रहता था कि बस हमको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। तो शादी के बाद मैंने पापा से बात किया कि पिताजी इनको पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा। तो वो बोले कि उससे पूछो क्या पढ़ना है कि घर में रहना है। अगर घर में चूल्हा चौका करना है तो चूल्हा चौका करेगी, अगर पढ़ाई करना है तो उसका हम व्यवस्था करेंगे। तो मेरे पिताजी पेशे से शिक्षक थे और मेरे बड़े भैया सीनियर ऑडिटर, अभी डिफेंस में सीनियर ऑडिटर हैं, और मेरे मंझले भैया जो है वो शिक्षक थे। तो उन लोग का भी कहना हुआ कि अगर ये पढ़ रही है तो इनको पढ़ने दो। तो भैया बोले कि ठीक है, इनको भागलपुर में, मेरा ज़िला भागलपुर पड़ता है, तो भागलपुर में मैंने इनको एक रूम दिलवाई और वहाँ पे कोचिंग में एडमिशन करवा दिया। तो ये तैयारी करने लगे और बीच-बीच में मैं भी गाइड कर रहा था। पढ़ने में ये बहुत तेज़ थी, जो भी मैं इनको गाइड करता था तो वो एकदम कैच अप करती थी। तो इस तरह से हम भी अपना पढ़ाई करते थे और इनको भी पढ़ाते थे, दोनों साथ-साथ पढ़ते थे। जैसे कि एक बैलगाड़ी का जो 2 पहिया होता है, बस दोनों पहिए की तरह हम लोग दोनों गाड़ी को चला रहे थे। तो इस तरह से हम लोग दोनों तैयारी किए थे, दोनों का रिज़ल्ट IBPS में दोनों का रिज़ल्ट हो गया। तो इन फर्स्ट जब मैंने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का फॉर्म फिलअप किया तो मेरा फर्स्ट लिस्ट में आ गया, इनका नहीं आया, तो ये मायूस हो गई। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ये तो शुरुआत है, जब गेट के अंदर प्रवेश कर गए हैं तो रूम तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा, इसलिए आपको निरंतर आप तैयारी करते रहिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये पढ़ाई करते रही। जब मेरा सिलेक्शन हो गया उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में, तो फिर ठीक 3 महीने बाद सेकंड लिस्ट निकला, तो सेकंड लिस्ट में इनका नंबर आ गया। तो जब नंबर आ गया तो इनको मैंने बोला, एक ही शब्द बोला कि ये आपका लास्ट चांस है, अगर आप इसमें सक्सेस हो गए तो फिर आप जॉब में आइएगा, अगर सक्सेस नहीं हुए तो फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि हम जॉब करेंगे, आप घर में रहिएगा, आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इन्होंने अपना जी जान लगा दिया कि हमको किसी न किसी प्रकार से इंटरव्यू निकालनी है। तो ये लग गई, अपना पढ़ाई करने में लग गई, दिन रात एक कर दी। और थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये भी था कि घर को भी देखना था, घर में हम सब भाई में से सबसे छोटे थे। ये सबसे छोटी बहू हो गई, तो खाना बनाना, घर का साफ-सफाई सब करना इन्हीं को होता था। एक बच्ची, मेरी छोटी बच्ची थी, उनको भी सँभालना था और पढ़ाई भी करना था। ये हम पढ़ाई भी करती थी, सब काम को करते हुए अच्छे से पढ़ाई भी की। तो जब इंटरव्यू का बारी आया था तो ठीक 24 जून को मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया तो मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया। अब मैं कैसे करूँगा, ये सब सोचने लगे कि अब तो ये इसका डगमगा जाएगा। लेकिन अगर मेरी ऐसी पत्नी नहीं होती, अगर ये मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं यहाँ आज नहीं रहता। इतना इन्होंने मेरा सपोर्ट किया, इतना सेवा की, इतना मतलब कि हमको फ़ील नहीं होने दिया कि आपका एक्सीडेंट हुआ। मेरा पैर इतना टूट गया था कि हम बैठने में भी बहुत दिक्कत होती थी। तो इन्होंने करते हुए उसी दरमियान में इंटरव्यू का डेट आया और इंटरव्यू देने के लिए हम यहीं पे घर में रहे, और इनका भाई और मेरा एक चचेरा भाई है, दोनों लेके बेबी को लेके इंटरव्यू देने के लिए गई। तो इंटरव्यू दे के गई
तो इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ। जब बाहर निकली तो मैंने पूछा कि कैसा हुआ इंटरव्यू, तो ये बोली कि नहीं, हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, हम भी आपके साथ आ रहे हैं। और ठीक जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो इनका रिज़ल्ट आ गया था, तो हम लोग को बहुत खुशी हुई। और उसके बाद फिर मेरे पैर में कैलिपर लगा हुआ था, उस कैलिपर लगे हुए में मैंने इनको आके जॉइन करवाया। इनका कहना था कि नहीं, आप घर में रहो, हम जॉइन करके आएँगे तब फिर हम लोग साथ जाएँगे। तो लेकिन मैंने खुशी भी इतनी थी कि मैंने बोला कि नहीं, हम आपको वहाँ जॉइन करवाएँगे, उसके बाद फिर मैं घर आऊँगा। तो फिर मैंने इनको यहाँ सीतामढ़ी में जॉइन करवाई। मैडम, जिस तरह से आपने बताया, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि पहले जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो लोग विरोध करते थे, समाज के लोग भी विरोध कर रहे थे, खासकर आपका जो परिवार था वो भी विरोध कर रहे थे कि लड़कियों को पढ़ाएंगे तो लड़कियां मर जाती हैं, या फिर बहुत सारी परंपराएं जिस तरह से बिहार में हैं वो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से विद्यमान है। तो जब आपकी नौकरी लगी तो उन लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? मैम, ये तो ससुराल आने के बाद तो फिर बहू अगर नौकरी करे तो ये तो सबसे बड़ी बात होती है। कुछ लोग को बहुत अच्छा लगा, कुछ लोग को बहुत ख़राब लगा। ख़ास करके मैं उन बूढ़ी महिला सब जो थी समाज में, वो कहने लगी कि बहू नौकरी करेगी तो मेरी सास को ताना देने लगी कि तुम्हारा सेवा कौन करेगा, तुम्हारा घर कौन देखेगा। अब कुछ देवरानी जेठानी लोग को भी जो है ना, वो लोग सब मिल के भड़काने लगी कि तुम लोग घर में रहेगी, वो लोग बाहर जाएगी। इस तरह का मतलब कि बात सुनने के लिए मिलने लगा, तो हर चीज़ को इग्नोर करने लगे। इग्नोर करके फिर भी मैं सोची क्या नहीं, घर भी आ जाएंगे। हर महीना में एक बार मैं घर आती थी, सास ससुर का सेवा करती थी। कुछ दिन सास ससुर को भी लेके आई। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि छोटा बच्चा को लेके जॉब करना सबसे बड़ी मुश्किल है। लेकिन मुश्किल को मुश्किल नहीं समझना चाहिए, मुश्किल को मुश्किल नहीं समझना चाहिए। अगर दुख को भी लोग हंसते हुए काट ले तो दुख का नामो निशान ऑटोमेटिक हट जाता है और खुशियाँ ही सामने में आने लगता है। वही मेरे दिमाग में हमेशा आया कि नहीं, दुख तो 2 पल का ही है, फिर तो ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन दुख की घड़ी में भी सुख को ही महसूस करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था वो हमारा ये था कि इन जैसे कपल से आप लोगों को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, या यहाँ का जो भी दृष्टिकोण है बिहार का, यहाँ पर जिस तरह से महिलाओं के साथ में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। और अभी कल मेरा 2-4 जगह जाना हुआ है, जो कि एजुकेशन फॉर चेंज है, उसकी क्लासें लगती हैं। वहाँ पर कई पदाधिकारियों ने बताया कि जो महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षण है नौकरियों में 35% है, लेकिन विडंबना ये है कि जब बेटी को पढ़ने नहीं दिया जाता तो वो नौकरियां कैसे करेंगी। लेकिन इस कड़ी में जिस तरह से मैम ने बताया कि बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, परिवार से भी संघर्ष रहा, समाज से भी संघर्ष रहा, और खासकर उन परंपराओं से संघर्ष रहा जो कहीं ना कहीं महिलाओं को गुलाम बनाकर रखना चाहती है। और मैम, एक चीज़ आपने बहुत अच्छी हमें बताई थी कि आपने जिस तरह से रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग किया, तो वो मोटिवेशन कहाँ से मिला, इस पर थोड़ा और प्रकाश डाल दीजिए। मैम, ये पूजा पाठ की बात जो है, शुरू में मैं भी सब लोग को देखते थे कि इसे पूजा पाठ करते हैं, इतना इतना करते हैं, इसके बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट तभी आता है। लेकिन जब मैं पूजा पाठ करने के बाद भी मेरे जीवन में इतना संघर्ष ही करना पड़ता था, तो मुझे गुस्सा आ गया शादी के बाद। और मेरे ससुर जो है कि कबीरपंथी हैं और यहाँ पर पूजा पाठ को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, फिर भी मुझे उन्होंने रोका ही नहीं और ये महसूस होने दिया कि अच्छा, इनको भी एक ना एक दिन समझ में आ ही जाएगा। और सच में यही सही बात हो निकला कि अब मैं ये सोच रही हूँ कि जितना टाइम वेस्ट मैंने पूजा पाठ ये वो में की, और अभी अगर वही टाइम में अभी मुझे काम करने में भी कुछ कहीं जगह कठिनाइयाँ हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैं सोचती हूँ कि काश अगर उस समय अगर वो चैप्टर पढ़ ली रहती ईमानदारी से और अच्छे से, पूजा पाठ में दिमाग लगा के नहीं, और पढ़ाई कर लेती, तो आज वो मुझे काम आता लाइफ में। तो इसीलिए थोड़ा अफसोस भी होता है कि क्या वो समय था जो कि टाइम वेस्ट किए। अगर टाइम वेस्ट नहीं किए रहते, यूज किए रहते, तो आज मुझे और भी अच्छा पोस्ट मिल जाता हमको। और एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगी कि इंसान को भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी बनना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही फल मिलता है, भाग्य से नहीं। और इसकी प्रेरणा मुझे बाबा साहेब के किताब पढ़ने से, उसके जीवन संघर्ष की कहानी पढ़ने से, भगवान बुद्ध की प्रेरणा से ही मिली है। और मेरे ससुर जी कबीरपंथी हैं, तो उनका भी मैं प्रवचन सुनती थी, तो सच में वो चीज़ साबित हो गया है कि, और मैं सब लड़कियों को भी यही कहूँगी कि घर का काम करते हुए भी
आप पूजा पाठ में टाइम वेस्ट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। जी। तो देखिए कहीं न कहीं ज़रूरत है, मैं फिर दोबारा से कह रही हूँ, इनसे सीख लेने की, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने रूढ़िवाद परंपराओं को त्यागते हुए और ख़ासकर समय पर समझा कि अगर जो समय इन्होंने पूजा पाठ में लगाया, कर्मकांड में लगाया या रूढ़िवादी परंपराओं को बढ़ाने में लगाया और उस समय ये नहीं करती, तो आज कहीं न कहीं फिर कह रही हैं कि मैं बैंक मैनेजर की जगह और भी अच्छे पद पर हो सकती थी। तो साथियों, आपसे यही उम्मीद और अपील करेंगे कि अपने घर की बेटियों को जितना हो सकता है उन्हें पढ़ाएँ, जितने वो सपने देखती है उनको पूरा करने के, उनको खुले आसमान में उड़ने के लिए आप स्वतंत्र रहें, ताकि वो ऊंचाइयों पर उड़कर अपने सपने को साकार कर सकें और कहीं ना कहीं अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर समाज का, देश का और राष्ट्र का नाम ऊंचा कर सकें।